नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है ननद को नौकरानी बनाने वाली घमंडी भाभी की खुद के भाई ने अक्ल ठिकाने लगा दी। अरे सारा दिन बड़ी खाती रहती हो, कुछ काम धाम तो है नहीं तुम्हें, भाभी सुजाता ने अपनी ननद ज्योति से कहा, जो बुखार में तप रही थी और दोपहर में सारा काम हो जाने के बाद आकर अपने कमरे में लेट गई थी। उसका कसूर बस इतना था कि उसने आज पिंटू को नहला धुलाकर तैयार नहीं किया था। पिंटू भाभी का 2 साल का बेटा था। सारे घर का काम करने के बाद पिंटू की जिम्मेदारी भी ज्योति पर ही थी। उसे नहलाना, तैयार करना, उसके लिए अलग से खिचड़ी दलिया या जो वो पसंद करता बनाना, उसे खिलाना सुलाना, सब ज्योति की जिम्मेदारी थी। पिंटू भी ज्योति से बहुत घुला मिला था। वह भी ज्योति के बिना किसी और से खाना पीना, नहाना, सोना नहीं करता था। कारण था, पैदा होने के बाद से ही भाभी ने कभी पिंटू की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली थी। घर के कामकाज के साथ सुजाता ने पिंटू की भी सारी जिम्मेदारी ज्योति पर डाल दी थी। ज्योति भी पिंटू से बहुत प्यार करती थी और उसका सारा काम खुश होकर करती थी। मगर आज बुखार की वजह से ज्योति कमरे में आकर लेट गई थी। उसे लेटे हुए बहुत देर भी नहीं हुई थी, फिर भी भाभी ने आकर उसे अच्छी खासी डांट सुना दी थी। भाभी का रवैया शुरू से ही ज्योति, दीप्ति और उनकी माँ मंजू जी, जो पैरों से अपाहिज थी, जिन्हें चलने फिरने के लिए व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती थी, उनके साथ अच्छा नहीं था। भैया विराट ने भाभी सुजाता से प्रेम विवाह किया था। भैया भाभी से बहुत प्यार करते थे, भाभी की हर बात मानते थे। इसी बात का फायदा भाभी उठाती थी। वो ज्योति, दीप्ति और अपनी सास मंजू को परेशान करती थी और उनके खिलाफ भैया के कान भरती रहती थी। भैया भी भाभी के बातों में आ जाते थे और भाभी के कहने से ज्योति, दीप्ति को अच्छी डांट सुनाते थे। भैया मंजू जी को भी कुछ बोलने से गुरेज नहीं करते थे। भाभी की डांट सुनकर बुखार में तपती हुई ज्योति उठी। फिर वो बहुत नरमी से बोली, भाभी मुझे थोड़ा बुखार था, इसलिए मैं आकर लेट गई थी। कहिए क्या काम है? अरे इस घर में सैकड़ों काम पड़े हैं, अगर मैं इस घर में ना हूँ तो पता चले कि कोई काम ढंग से हुआ ही नहीं है। जाओ, जाकर पहले पिंटू को नहला दो, तैयार कर दो, उसके लिए कुछ बना दो, फिर तुम्हारे भैया के कपड़े प्रेस कर दो। ऑफिस में पहनने के लिए उनके पास अब प्रेस हुए कपड़े नहीं हैं। सुजाता ने बड़ी रौबदार आवाज़ में कहा। सुजाता अपने आप को अकेले घर की मालकिन समझती थी। तभी वहां व्हील चेयर पर चलती हुई मंजू जी आ गई। सुजाता बेटा, दीप्ति ने पिंटू को नहलाकर तैयार कर दिया है और दीप्ति ने पिंटू को खाना भी खिला दिया है। तुम चिंता मत करो, ज्योति को थोड़ा देर आराम करने दो, वो बुखार में है। बहुत ही धीमे से प्यार की आवाज़ में मंजू जी ने सुजाता को कहा। हाँ हाँ, पड़ी रहने दो इस महारानी को, महारानी जी को बुखार है तो उसे आराम करने दो। गुस्सा करती हुई सुजाता कमरे से बाहर निकल गई। बेटा ज्योति, क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है? कहो तो डॉक्टर को बुला दूं। मैं सालू आंटी को कह देती हूँ, वो तुम्हें पास ही के क्लिनिक में दिखा लाएंगी। मंजू जी ने फिर अपनी बेटी ज्योति से कहा। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मैंने गोली ले ली है, थोड़ा आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, ज्योति ने कहा। तभी बाहर भाभी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। दोनों माँ बेटियां कमरे से बाहर निकली। भाभी दीप्ति पर गुस्सा कर रही थी। क्या हुआ भाभी? ज्योति ने डरते डरते पूछा। अरे होना क्या है, यह सब तुम्हारी आराम तलबी का नतीजा है। देखो जरा पिंटू को कितनी जोर की चोट लगी है। भाभी ने पिंटू का पैर दिखाते हुए कहा, जहाँ थोड़ा सा छिलन हो रही थी। यह कैसे हो गया भाभी? ज्योति ने बैठकर पिंटू का पैर देखते हुए कहा। अरे पूछो अपनी इस चहेती बहन से कि क्या किया है उसने। मैंने कुछ नहीं किया दीदी, पिंटू दौड़ रहा था, मैं उसके पीछे दौड़ रही थी और वो गिर गया। दीप्ति ने डरते डरते अपने दीदी ज्योति से कहा। तुम क्यों पिंटू के पीछे दौड़ रही थी? तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसके पीछे दौड़ लगाने की? वह तो बच्चा है, साथ में तुम भी बच्चा बन जाती हो। ज्योति ने दीप्ति को डांटते हुए कहा तो मंजू जी बीच में बोल पड़ी। अरे जरा सी ही तो लगी है, इसमें इतना बावला मचाने की क्या ज़रूरत है? सुजाता, दीप्ति भी तो आखिर बच्ची ही है। हाँ हाँ, तुम्हारी बेटी बच्ची है और मेरा बेटा अभी बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है, सुजाता ने गुस्से में कहा। तो मंजू जी बोली, यह क्या बात हुई सुजाता? हमेशा ही गुस्सा तुम्हारे नाक पर धरा रहता है, कभी तो सीधे मुँह बोल लिया करो। हाँ हाँ, मैं तो मुँहफट हूँ, मैं तो ज़बान लड़ाती हूँ। तुम लोग तो तीनों सती सावित्री हो। तुम तो बहुत सीधी हो, भगवान की गाय हो, कुछ बोलती ही नहीं हो। मेरे ही नसीब फूटे थे जो मैंने यहाँ शादी की।
यह कहकर सुजाता पिंटू को घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाने लगी। क्योंकि पिंटू जाने को तैयार नहीं था, वह ज्योति को देखकर पीछे पड़ रहा था कि ज्योति बुआ के पास ही जाना है, मगर सुजाता जबरन पिंटू को घसीटते हुए कमरे में ले गई। माँ, आपको क्या ज़रूरत थी भाभी को इतना बोलने की? दीप्ति को ही थोड़ा डांट लेती, अब वह भैया से ना जाने क्या क्या कहेंगी, ज्योति ने मंजू जी से कहा। मंजू जी बेचारी क्या बोलती, चुप हो गई। वह भी मजबूर थी। पति रामनाथ जी 5 साल पहले एक हादसे में गुजर चुके थे और उसी हादसे की बदौलत मंजू जी अपाहिज हो गई थी। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी पासी के गांव निर्मलापुर मंजू जी के मायके से आ रहे थे। तीनों ही भाई बहन आपस में एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए हंसी खुशी अपने माँ और पिताजी के आने का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि ज्योति बड़ी थी, घर की जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल लेती थी और अपनी छोटी बहन दीप्ति का भी अच्छे से ख्याल रख लिया करती थी। इसलिए मंजू जी जब कभी मायके जाती, ज्योति, दीप्ति और विराट को ही घर छोड़ कर जाती थी। वैसे भी मायका पासी होने के कारण मंजू जी सुबह जाती और शाम तक वापस आ जाती थी। उस दिन भी मंजू जी और रामनाथ जी मंजू जी के मायके गए हुए थे और वहीं से वापस आ रहे थे। तब विराट की शादी नहीं हुई थी। वो भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, खास तौर पर दीप्ति तो उसकी जान थी। ये छोटा सा परिवार एक दूसरे से प्यार करने वाला, एक दूसरे का ख्याल रखने वाला, आपस में ही खुश रहने वाला था। मगर उनके नसीब में खुशी ज़्यादा दिन ही नहीं लिखी थी। सामने से आते हुए एक बड़े ट्रक से मंजू जी और रामनाथ जी की कार टकरा गई। रामनाथ जी की वहीं मौत हो गई और मंजू जी को व्हील चेयर पर आना पड़ा। यहाँ से उनके घर की खुशियाँ ही खत्म हो गई। रामनाथ जी सरकारी कर्मचारी थे। रामनाथ जी की जगह विराट को उनकी नौकरी मिल गई, जिससे पैसे की तंगी तो नहीं आई मगर घर की खुशियाँ छिन गई। नौकरी लगते ही विराट ने अपनी पसंद से सुजाता से शादी कर ली और सुजाता ने आते ही घर में ज्योति, दीप्ति और साथ में मंजू जी का जीना दूभर कर दिया। दोनों नंदों को नौकरानी बना दिया। विराट ने भी इन तीनों की तरफ से आंखें बंद कर ली। जो सुजाता कहती उसे ही वो सही मान लेता। सुजाता ने घर के सारे काम ज्योति के सुपुर्द कर दिए और बस खुद सजने संवरने में, घूमने फिरने में लगी रहती। पड़ोसियों या रिश्तेदारों के सामने भली बन जाती। सुजाता की माँ लीला जी भी सुजाता की ही तरह थी। एक ही गांव में होने की वजह से वो भी जब तब चली आती थी और घंटों बैठकर बेटी को ज्ञान दिया करती थी। विराट भी अपनी सासू जी का बड़ा मान सम्मान करता था। जब वो आती तो उन्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने देता। ज्योति से कहकर तरह तरह की डिशेस बनवाता, बाजार से मिठाइयाँ लाता। लीला जी भी अपनी बेटी और दामाद से ही खुश रहती। उन तीनों माँ बेटियों से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। ज्योति भैया के कपड़े प्रेस करने लगी। तबीयत ठीक नहीं थी, हाथ काम नहीं कर रहे थे, मगर उसे ये काम अभी ही खत्म करना था। फिर शाम हो रही थी, उसे शाम का खाना भी तैयार करना था। तबीयत की वजह से उसने आज 2 ही सूट प्रेस किए, वरना वो पूरे सप्ताह के कपड़े प्रेस कर देती थी। प्रेस करके कपड़ों को भैया की अलमारी में रखने गई तो उसने देखा भाभी पिंटू को लेकर आराम से सो रही हैं। कपड़े अलमारी में रखने की बजाय उसने टेबल पर ही रख दिए कि अलमारी खोलने बंद करने की आवाज़ से भाभी की नींद न खराब हो जाए। सबसे पहले उसने सिंक में पड़े ढेर सारे बर्तन धोए, फिर उसने कुकर में दाल चढ़ाई और भिंडी धोकर साफ करके उनमें चीरा लगाकर मसाला भरने लगी। दाल चावल के साथ भरवा भिंडी भैया को बहुत पसंद है। ज्योति भिंडी भर ही रही थी, तभी भाभी ने कमरे से आवाज़ लगाई, ज्योति, मैं सोकर उठ गई हूँ, चाय ले आओ। जी भाभी, अभी लाती हूँ, ज्योति ने कहा और भिंडी छोड़कर पहले चाय बनाने लगी। पासी के कमरे में बेड पर बैठी मंजू जी चिढ़कर मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती हैं, हाँ ज्योति तो नौकर है जो अब इसे चाय भी हाथ में ले जा कर देगी। ज्योति सुजाता को चाय देने के बाद मंजू जी को चाय देने उनके कमरे में गई। लो माँ, चाय पियो। ज्योति ने कप मंजू की तरफ बढ़ाया। तेरे नसीब में तो सुख ही नहीं है मेरी बच्ची। देख, अब इस बुखार में भी काम करना पड़ रहा है। मैं अगर ठीक होती तो तेरी ऐसी हालत कभी ना होने देती। मंजू जी ने पल्लू से आंसू साफ करते हुए कहा, माँ आप फिक्र मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज्योति ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, सोच रही हूँ जल्दी ही तेरी शादी कर दूँ, कम से कम तुझे इस नर्क से तो छुटकारा मिले। कल ही सालू आंटी को बुलाकर कहूँगी तेरे लिए कोई रिश्ता देखे। इस सुजाता से तो वो भी नहीं कह सकती। मंजू जी ने फिर से आंसू साफ करते हुए कहा, माँ आप फिक्र ना करे, हो जाएगी शादी। चले अब थोड़ी देर बाहर घूम लें,
कहकर ज्योति ने उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाया और बाहर गली में ले गई। सालू आंटी भी अपने घर के बाहर ही बैठी थी। मंजू जी व्हीलचेयर चलाकर उनके पास चली गई और ज्योति आकर फिर से किचन में काम करने लगी। दीप्ति को उसने पढ़ने बैठा दिया था। दीप्ति भी माँ के साथ बाहर जाना चाहती थी, मगर ज्योति ने उसे एग्ज़ाम करीब है कहकर बाहर जाने से मना कर दिया और उसे पढ़ने की ताकीद कर दी। खाना बनाकर वो दीप्ति के पास आकर देखने लगी कि उसने क्या पढ़ा है। वो बाहर आकर बैठी ही थी कि मंजू जी भी आ गई। मैंने सालू आंटी को कह दिया है तुम्हारे रिश्ते के लिए। तुम्हारा नाम लेते ही उन्हें भी उनका भांजा याद आ गया जो पढ़ाई करके अमेरिका से लौटा है और अपने बाबा का बिजनेस संभाल रहा है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी बहन से बात करेंगी। मंजू जी ने खुश होकर ज्योति को बताया। सच में सालू जी बहुत ही अच्छी औरत है, हमारा भी उन्हें बहुत ख्याल है, मुझसे मिलने भी आती रहती हैं। तुम लोगों को भी कहीं जाना हो तो साथ चली जाती हैं। भगवान ऐसा पड़ोसी सबको दे। मंजू जी ने सालू जी की तारीफ करते हुए कहा। तभी भैया भी ऑफिस से आ गए तो ज्योति भी उठकर कमरे से बाहर आ गई। भैया को पानी देने के बाद ज्योति किचन में खाना गर्म करने लगी। भैया कपड़े चेंज कर हाथ मुंह धोकर खाना खाते थे। ज्योति पिंटू के लिए कुछ बनाया? भाभी ने नर्म लहजे में पूछा, क्योंकि अब भैया आ चुके थे। भैया के सामने भाभी का लहजा चेंज हो जाता था। जी भाभी, मैंने दाल चावल बनाए हैं, पिंटू भी शौक से खा लेता है। अरे तुमने आज फिर दाल चावल बना लिए? कल रात को भी तो तुमने दाल चावल ही बनाए थे, भाभी ने दाल चावल का सुनकर कहा। जी भाभी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ज्योति ने थोड़ा अटक कर कहा। कोई बात नहीं, हम दाल चावल भी खा लेंगे। और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? पीछे से आते भैया ने ज्योति की बात सुनकर कहा। जी भैया, मैंने गोली ले ली थी, ज्योति ने जवाब दिया। अच्छा, माँ कहाँ है? और दीप्ति? दीप्ति कहाँ है? जाओ दोनों को भी बुला लो खाना खाने के लिए, भैया ने कहा। सुजाता आग बबूला हो गई, मगर उसने अभी चुप रहने में ही भलाई समझी। मंजू जी और दीप्ति भी आकर खाने की टेबल पर बैठ गईं। ज्योति भी पिंटू को लेकर बैठ गई। ज्योति खुद भी खा रही थी और पिंटू को भी खिला रही थी। भैया जल्दी ही खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। ज्योति बर्तन समेटने लगी। थोड़ा काम तुम भी कर लिया करो, देख रही हो ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, भैया ने भाभी से कहा। मैं मेरे बेटे का ध्यान रखूं या घर का काम करती रहूं? देखो जरा उसके पाँव में कितनी चोट आई है, और यह सब दीप्ति की वजह से हुआ है। चोट छोटी सी थी, लेकिन भाभी ने पिंटू के पैर में पट्टी बड़ी बांधती थी ताकि चोट भी बड़ी लगे। जैसे ही विराट ने पिंटू के पैर में चोट देखी, बाहर निकलकर दीप्ति को जोर जोर से आवाज़ देने लगा। दीप्ति, दीप्ति, इधर आओ, यह क्या किया तुमने? पिंटू को चोट कैसे लगी? ज्योति भी झट से किचन से बाहर आ गई और साथ में दीप्ति और मंजू जी भी व्हीलचेयर पर अपने कमरे से बाहर निकल आई। विराट दीप्ति को पकड़कर पूछने लगा कि उसने कैसे पिंटू को चोट पहुंचाई है। दीप्ति विराट का गुस्सा देखकर रोने लगती है और रोते रोते कहती है, भैया मैंने कुछ नहीं किया। तभी ज्योति बीच में आती है और कहती है, भैया बच्ची है, पिंटू दौड़ रहा था, वह भी उसके पीछे दौड़ रही थी। पिंटू दौड़ते दौड़ते गिर गया। बस फिर क्या था, विराट बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा। सुजाता हमेशा इसी तरह करती थी, जहाँ भाई बहनों से थोड़ा अच्छे से बोल लेता या अपनी माँ से थोड़ा हंस बोल लेता तो सुजाता उसे इसी तरह किसी बात पर भड़काना शुरू कर देती थी। और विराट सुजाता की बातों को सच मानकर माँ बहनों से लड़ जाया करता था। आज भी विराट ने दीप्ति को बहुत डांटा। माँ बीच में बोली तो उन्हें भी बहुत सुनाई। सबका पूरा करो, सबको खिलाओ पिलाओ, सारा दिन मेहनत करो, फिर भी सुकून नहीं है इस घर में, विराट ने कहा और अपने कमरे में चला गया, जहाँ सुजाता बैठकर सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। विराट को देखते सुजाता ने अपनी मुस्कान को छुपाते हुए झूठा नाटक करते हुए कहा, मुझे भी यही समझ में नहीं आता, हम लोग इन्हें कितना भी खुश रखते हैं, इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, फिर भी न जाने क्यों घर में कलह करवाने का काम करती है। हाँ, खा खा कर चर्बी बढ़ गई है, विराट ने गुस्से में कहा। मंजू जी जल्दी से जल्दी अब किसी भी तरह से ज्योति की शादी कर देना चाहती थी। उन्होंने दीप्ति से कहकर सालू आंटी को बुलाया ताकि वह उनके भांजे के बारे में पूछ सके कि तुमने बात की या नहीं। दीप्ति ने आकर मंजू जी को जवाब दिया, सालू आंटी अभी कहीं गई हुई हैं, कुछ देर में आएंगी। ज्योति ने दीप्ति को आवाज़ दी, दीप्ति चलो थोड़ा बाहर सब्जियां लेकर आते हैं। दोनों बहनें सड़क पर चलती हुई पास ही खड़े सब्जी वालों के ठेले पर से सब्जियां लेने चली गई। दीदी दीदी, मुझे मटर पनीर खाना है, मटर ज़रूर लेना।
दीप्ति ने ज्योति से कहा। हाँ हाँ ले लूँगी, पहले पहुँचने तो दो, ज्योति ने कहा। दोनों बहनें अपने रो में चल रही थी, तभी पास में गड्ढे में पानी भरा हुआ था। वहां से एक कार गड्ढे में से पानी ज्योति पर उड़ाती हुई निकल गई। ज्योति ने पीछे पलटकर गुस्से में कहा, बदतमीज दिखता नहीं है। कार थोड़ी दूर जाकर रुक गई। कार में से एक नौजवान उतरा, गोरा, लंबा, हैंडसम, स्मार्ट, आंखों पर चश्मा लगाए। जैसे ही वो नौजवान ज्योति के पास आया, अरे ज्योति तुम, उस नौजवान ने ज्योति को हैरत से देखते हुए कहा। ज्योति भी पहले थोड़ा हैरत से उसे गौर से देखती रही, फिर कहा, अरे महेश तुम, और कैसी हो ज्योति, तुम तो स्कूल के बाद से फिर कभी मिली ही नहीं। महेश ने कहा। तो ज्योति ने कहा, फिर कभी मिलने का टाइम भी तो नहीं मिला। और शादी कर ली तुमने? महेश ने फिर पूछा। नहीं, फिलहाल तो नहीं की। और तुम सुनाओ, तुमने शादी की क्या? ज्योति ने महेश के सवाल का जवाब देकर उससे सवाल किया। नहीं, फिलहाल तो मैंने भी नहीं की। मेरी पसंद की लड़की मुझे आज तक नहीं मिली, महेश ने जवाब दिया। और फिर ज्योति से पूछा, कहाँ रहती हो? क्या यही आसपास ही घर है? जी हाँ, यही सामने जो गली दिख रही है, यहीं से आगे जाकर मेरा घर है, ज्योति ने जवाब दिया। तो महेश ने कहा, आज तो मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी तुमसे मिलने तुम्हारे घर आता हूँ। हाँ हाँ जरूर, ज्योति ने बोल तो दिया, लेकिन मन में डर भी रही थी कि यह शायद कभी भैया भाभी को या माँ को पसंद न आए कि महेश घर आए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर कभी तुमसे घर पर मिलता हूँ, कहकर महेश अपनी कार में बैठकर चला गया। ज्योति के मन में एक अजीब सी खुशी थी, शायद महेश के मिलने की वजह से। दीप्ति ने पूछा, दीदी ये कौन थे? आप इनको कैसे जानती हो? हम दोनों साथ ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही क्लास में थे, तो कभी कभी बातचीत हो जाया करती थी। महेश बहुत ही अच्छा लड़का था, साफ सुथरा और सुलझा हुआ। बेवजह लड़कियों से बात करना, उनके पास बैठना वह पसंद नहीं करता था। पूरी क्लास में एक ज्योति हुई थी जिससे वह बात कर लिया करता था कभी कभी, क्योंकि उसे भी ज्योति अच्छी लगती थी। ज्योति भी क्लास में सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती थी, उसे भी किसी भी फालतू बातों से कोई मतलब नहीं रहता था। ज्योति की क्लास में सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, रीना, जो उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। जब महेश क्लास में ज्योति से बात करता है तो रीना ज्योति को छेड़ती थी कि ज़रूर कोई बात है। लेकिन जब से हायर सेकेंडरी के बाद ज्योति ने स्कूल छोड़ा, महेश से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। स्कूल छोड़ देने के बाद उसे आज पहली बार ही महेश मिला था। ज्योति और दीप्ति ने आगे बढ़कर सब्जियां खरीदी, लेकिन मटर उन्हें कहीं भी किसी भी ठेले पर नजर नहीं आई। तब दीप्ति ने ठुमकते हुए कहा, अब मेरे मटर पनीर की सब्जी का क्या होगा दीदी? कोई बात नहीं, मैं भैया से कहकर मंगवा लूंगी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मटर पनीर की सब्जी तुम्हें ज़रूर खिलाऊंगी, ज्योति ने हंसते हुए कहा। और फिर दोनों बहनें सब्जी लेकर घर आ गई। घर आते ही भैया सामने ही बैठे नजर आए। भैया ने घूर कर कड़कदार आवाज में ज्योति से पूछा, जिससे तुम अभी रास्ते में बात कर रही थी वह लड़का कौन था? भैया वो मैं और वो स्कूल में साथ ही पढ़ते थे, इसलिए कभी कभी बातचीत हो जाया करती थी। बहुत सालों बाद उसने आज मुझे देखा तो मुझसे बात कर ली। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि मेरे दोस्त का छोटा भाई तुमसे बातें क्यों कर रहा है? मैंने सोचा कहीं वह तुमसे मेरे बारे में तो कुछ बात नहीं कर रहा है। वह आपके दोस्त का भाई है? ज्योति ने पूछा। हाँ, मेरा दोस्त है उमेश, उसी का छोटा भाई है महेश। बहुत ही बढ़िया लड़के हैं दोनों ही, पूरी फैमिली ही बहुत अच्छी है। उमेश की शादी के बाद कई बार मैं कह चुका हूँ कि घर आना भाभी को लेकर, लेकिन अभी तक उसे आने की फुर्सत नहीं मिली। शादी को 6 महीने हो गए हैं। ज्योति भैया के मुंह से उन लोगों की तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। ज्योति किचन में खाना बनाने में लग गई, तभी उसे सालू आंटी की आवाज़ सुनाई दी। वह दूर से ही पुकारती हुई आ रही थी, ज्योति ज्योति बेटा कहाँ हो? ज्योति तुरंत बाहर निकली और कहा, आइए आंटी। अरे मंजू जी कहाँ हैं? उन्होंने मुझे बुलाया था। जी माँ अपने कमरे में है, आप चली जाइए उधर ही। सालू जी मंजू जी के कमरे में चली गई। तुमने बुलाया था मंजू? सालू जी ने मंजू जी से कहा। हाँ सालू, मैंने तुम्हें बुलाया था। तुमने अपने भांजे के रिश्ते का कहा था, बस वही जानना चाह रही थी कि क्या बात हुई तुम्हारी बहन से। मंजू जी ने सालू जी से पूछा। बहन मंजू, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने तुमसे अपने भांजे के लिए बात की थी, मगर बात पूरी नहीं कर पा रही थी सालू जी। मंजू जी ने कहा, तुम बेफिक्र होकर कहो सालू, क्या बात है?
जब मेरी बहन से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि नीलेश ने अपने लिए अमेरिका में लड़की देख रखी है और वह उसी से शादी करना चाहता है। दोनों साथ ही पढ़ते थे और दोनों के बीच शायद कोई प्यार वार का चक्कर हो गया। बस नीलेश ने कह दिया कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। इस बात के लिए हालांकि मेरी बहन भी तैयार नहीं है। किसी अंग्रेजन को वह अपने घर की बहू कैसे बना सकती है। मगर नीलेश की जिद के आगे हार मान ली उसने भी। सालू जी ने बहुत शर्मिंदगी से बताया, कोई बात नहीं सालू, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तो रिश्ते की बात है। जिस घर में बैरी का पेड़ होता है वहाँ 10 पत्थर आते हैं और जाते हैं। मंजू जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम कोई दूसरा रिश्ता देखना अपनी ज्योति के लिए। मंजू जी ने कहा तो सालू जी कहने लगी, तुम सागर एडवोकेट को जानती हो जो यहाँ से दूसरी गली में रहते हैं? हाँ हाँ, वही शंकर जी जिनका बेटा अभय भी एडवोकेट है। रमा जी की बात कह रही हो ना तुम? मंजू जी ने पहचानते हुए कहा। हाँ हाँ, वही शंकर जी। उनका बेटा अभय के लिए ही मुझसे रमा जी ने कहा है कि कोई लड़की बताना। अगर तुम कहो तो मैं उनसे ज्योति की बात करूं। ठीक है, करके देख लेना। अगर वो लोग आना चाहे तो ले आना, मंजू जी ने कहा। तभी ज्योति हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ गई। बेटी, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं अभी अभी घर से चाय पीकर ही निकली थी, सालू जी ने कहा। तो मंजू जी इसरार करने लगी, एक बार और चलेगी? कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ी ठंड है। जब सुजाता के कानों तक यह बात पहुंची कि मंजू जी ज्योति के लिए रिश्ता देख रही हैं तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसके दिमाग में टेंशन सी होने लगी, जिसकी वजह थी कि फ्री की नौकरानी घर से चली जाएगी तो काम कौन करेगा? सारा काम उसी पर आ पड़ेगा। भाभी सहित भाभी की 5 बहनें थीं, नायरा, नताशा, अनाया, सनाया और 5वीं भाभी खुद। 5 की शादियां हो चुकी थी। इन 5 बहनों का एक ही भाई था, जीत। बाकी 4 बहनें भी ज्ञान में 1 नंबर थी। भाभी सुजाता को माँ और चारों बहनें मिलकर जब भी आती थी ज्ञान देकर ही जाती थी। ऐसा वैसा ज्ञान नहीं, बल्कि घर गृहस्थी का ज्ञान, भाई को पूरी तरह कब्जे में रखने का ज्ञान, ज्योति, दीप्ति और माया जी के लिए ज्ञान। चारों बहनें भी यही एक शहर में ब्याही गई थी, इसलिए जब दिल होता आ जाती थी। और भाभी का भी जब मन होता भैया को कहकर चारों बहनों में से किसी के घर चली जाती या कभी अपनी माँ के घर चली जाती। जीत भी भाभी से मिलने आता रहता था। भाभी आज शॉपिंग पर गई थी, उन्हें पिंटू के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। भाभी अकेली ही ड्राइवर के साथ गाड़ी में गई थी। उन्होंने ज्योति को, दीप्ति को या मंजू जी को किसी को भी साथ लेना उचित नहीं समझा था। वह जब भी मार्केट जाती थी वैसे अकेले ही जाती थी या अपनी चारों बहनों में से किसी को बुला लेती थी मार्केट जाने के लिए। भाभी जब लौट कर आई तो भैया आ चुके थे। भैया ने उन्हें देखकर पूछा, और क्या क्या खरीद लाई? भाभी बैठकर उन्हें पैकेट खोल खोल कर दिखाने लगी। 4-5 ड्रेस पिंटू के थे और 2 ड्रेस भाभी खुद के लिए लाई थी। भैया ने जब भाभी की ड्रेस देखी तो भाभी से कहा, ज्योति और दीप्ति को भी साथ ले जाती, उन्हें भी कुछ कपड़े दिलवा लाती। भाभी तुनक कर बोली, तुम्हारा तो बस यही है, जहाँ मेरी कोई चीज़ देखी नहीं तुम्हें ज्योति और दीप्ति याद आ जाती है। अगर कहो तो मैं भी ना लाया करूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सुजाता, तुम गलत मत लो। चलो ठीक है, तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी। अब मुझे जल्दी से ये ड्रेस पहन कर दिखाओ। सुजाता के बुरा मानने पर तुरंत ही विराट ने बात को संभाल लिया। और ये सब सुन रही मंजू जी और ज्योति के मन को बहुत ठेस लगी, पर इस बात की परवाह किसी को नहीं थी। भाभी की सबसे छोटी बहन सनाया, जिसकी अभी 2 माह पहले ही शादी हुई थी, उनकी मम्मी के साथ भाभी से मिलने आई। भाभी उन्हें अपने कमरे में ले गई और ज्योति को ताकीद की कि चाय नाश्ता लेकर कमरे में आ जाए। भाभी की वैसे हमेशा की ही आदत थी कि उनके घर से कोई भी आता तो वो उन्हें सीधा अपने कमरे में ही ले जाती थी। भाभी ने अपनी मम्मी से बड़े ही धीमे स्वर में कहा, महारानी जी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है, बड़ी जल्दी है इसकी शादी की उस बुढ़िया को। हाँ तो जाने देना दीदी, अच्छा है, तेरा तो कांटा निकल जाएगा, सनाया ने कहा। अरे कहाँ कांटा निकल जाएगा, ये समझ मैं तो काम वाली बाई बनकर रह जाऊंगी। इसके जाने से सारा काम ही मेरे सर पर आ जाएगा, सुजाता ने बड़ी रोनी सी शक्ल बनाकर कहा। हाँ हाँ, सही कह रही है तू, लीला जी ने बड़ी बड़ी आंखें निकालकर गर्दन हिलाकर कहा। तू कुछ ऐसा कर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उन्होंने बेटी को ज्ञान देते हुए कहा। कुछ तो करना पड़ेगा, सुजाता ने नागिन की तरह बल खाकर कहा। संडे के दिन सालू आंटी, शंकर जी, रमा जी और अभय के साथ मंजू जी के घर पहुंच गए। उन्होंने अपने आने की सूचना मंजू जी को पहले ही दे दी थी। मंजू जी ने खाने पीने का सारा इंतजाम करवा लिया था।
ज्योति से कुछ रेडीमेड नाश्ता बाहर से भी मंगवा लिया था। आज संडे होने की वजह से भैया भी घर पर ही थे। सब लोग हॉल में एक साथ बैठे थे और ज्योति किचन में लगी थी। आज मंजू जी ने उसे अच्छे से तैयार होने के लिए बोला था, इसलिए आज ज्योति ने पिंक कलर की कुर्ती और वाइट पिंक फ्लावर वाला प्लाजो पहना था। उस पर वाइट और पिंक सेट का दुपट्टा डाले, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक, माथे पर पिंक बिंदी लगाए वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभय की उम्र ज्योति से कुछ ज़्यादा थी, आगे से थोड़े बाल कम भी थे। दिखने में बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा था। जब ज्योति नाश्ता लेकर हॉल में गई, हॉल में भैया भाभी, मंजू जी, दीप्ति के अलावा सालू, एंटी, शंकर जी, रामा जी और अभय भी बैठा था। सालू आंटी ने ज्योति को अपने पास ही बिठा लिया। यह है हमारी ज्योति, सुघड़, समझदार और काम में तो बिल्कुल नंबर 1 समझो। हमारी ज्योति घर का हर काम जानती है, अच्छे अच्छे पकवान भी बनाना जानती है। सालू जी ने ज्योति की तारीफ करते हुए कहा। अच्छा बेटा, और पढ़ाई कहाँ तक की है? शंकर जी ने डायरेक्ट ज्योति से पूछा तो ज्योति थोड़ा घबरा गई। उसकी जगह दीप्ति ने जवाब दिया, हमारी दीदी 12th तक पढ़ी हुई है। अच्छा, कॉलेज क्यों नहीं गई? रमा जी ने पूछा। वह रमा जी, हमारी कुछ मजबूरियां थी। ज्योति के पिताजी नहीं रहे तो फिर उसके बाद बात अधूरी छोड़ दी मंजू जी ने। जी जी मैं समझ गई, रमा जी ने कहा। अभय, तुम्हें भी कुछ पूछना हो तो पूछ लो, सालू आंटी ने अभय से कहा। जी अभय को कुछ नहीं सूझ रहा था। तब सालू जी बोली, अच्छा ऐसा करो, तुम दोनों बाहर थोड़ा लॉन में चले जाओ, यहाँ सबके सामने तुम्हें शर्म आ रही है। हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ बेटी, मंजू जी ने ज्योति से कहा। शंकर जी और रमा जी ने भी अभय को कहा, जाओ बेटा। सबकी सहमति से दोनों लॉन में आ गए। देखो मैं एडवोकेट हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा, मैं अपने लिए पढ़ी लिखी लड़की चाहता था, मगर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम 12th पढ़ने के बाद भी काफ़ी समझदार हो, अभय ने कहा। जी, अगर आपको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, अगर आप ना करते हैं तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, ज्योति ने अभय की बात का जवाब देते हुए कहा। देखिए, मैं समझता हूँ कि संस्कार भी कुछ चीज़ है जो केवल पढ़ने लिखने से नहीं आती। एक पढ़ा लिखा इंसान भी असभ्य हो सकता है और संस्कारी हो सकता है। मैं अपनी होने वाली पत्नी में पढ़ाई लिखाई के साथ सभ्यता और संस्कार भी देखना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही कुछ फैसला करूँगा, अभय ने कहा। और फिर ज्योति से पूछा, वैसे आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है और दूसरों की हेल्प करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इसके अलावा स्विमिंग भी बहुत पसंद है, ज्योति ने कहा। तो अभय ने खुश होकर कहा, वाह, यह तो बहुत बढ़िया पसंद है आपकी। और आप किस तरह का पहनावा पसंद करती हैं? आपको स्कर्ट वगैरह, शॉर्ट फ्रॉक वगैरह या जीन्स वगैरह, या जो दूसरी लड़कियां पहनती हैं वह सब पसंद है? जी नहीं, मुझे इन सब पहनावे का कोई शौक़ नहीं है, ना ही मेरे घर पर इन सब पहनावों की इजाज़त है। मैं एक साधारण लड़की हूँ और सादा ज़िंदगी जीती हूँ। ज्योति को लगा था कि अभय यह सवाल इसलिए पूछ रहा है कि उसे शायद ये सब पसंद होगा। इतना बड़ा वकील है तो हो सकता है कि वह अपनी पत्नी में यह सब पसंद करे। क्या आप सिर्फ जो आपने अभी ड्रेस पहनी है वही पहनती है या कुछ और भी पहनना पसंद करती हैं? अभय ने फिर से पूछा। नहीं, मैं इसके अलावा सलवार कुर्ती, लेगिंग कुर्ती पहन लेती हूँ, ज्योति ने जवाब दिया। अच्छा, तो आप साड़ी नहीं पहनती? अभय ने फिर पूछा। जी, माँ पहनने नहीं देती, बोलती है कि शादी के बाद पहनना। और मेकअप करना तो आपको पसंद होगा, जिस तरह सारी लड़कियों को पसंद होता है, अभय ने पूछा। मेकअप मुझे पसंद है, लेकिन बिल्कुल लाइट मेकअप, जिससे बनी बनाई सूरत बनी बनाई ही लगे, बिगड़ी हुई ना दिखे। ज्योति के इस जवाब से अभय हंसने लगा। अभय ने ज्योति से और भी कई सवाल पूछे और ज्योति के हर जवाब से अभय उसका कायल होता गया। अभय आज के मुलाकात में ही सब कुछ जान लेना चाहता था और ज्योति को अच्छे से परख लेना चाहता था। वह चाहता था कि ज्योति जैसी लड़की को वह रिजेक्ट नहीं करे। ज्योति देखने में भी अच्छी थी और लगता था कि संस्कारी भी है, और सबसे बड़ी बात यह कि उसका पहनावा, उसका रहन सहन भी सादा था। ज्योति के परिवार वाले भी अभय को अच्छे ही लगे थे। अच्छा ज्योति जी, आप भी कुछ पूछिए ना, अभय ने ज्योति से कहा। देखिए, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इतना कहूँगी कि मुझे अपने जीवन साथी के रूप में ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मेरी भावनाओं को समझे, जो मुझे सम्मान दे, जो मेरे दुख तकलीफ में मेरे साथ खड़ा हो, मेरे साथ साथ मेरे परिवार की भी इज्जत करे, मुझ पर भरोसा करे। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर ऐसा पति चाहती हैं तो आप पत्नी भी ऐसे ही बन सकती हैं, अभय ने ज्योति की बात सुनकर उससे सवाल किया।
जी बिल्कुल, अगर मैं अपने पति के रूप में ऐसा इंसान चाहूँगी तो मैं भी उसे उसी तरह पत्नी बनकर बताऊँगी। वैसे भी पति पत्नी का रिश्ता इसी बात पर निर्भर होता है कि वह दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे से प्यार करें। अभय ने दिल ही दिल में ज्योति की प्रशंसा की। और आपके कोई दोस्त वगैरह तो होंगे, स्कूल में पढ़ी हैं आप तो लड़कों से भी दोस्ती रही होगी। अभय ने सवाल किया तो ज्योति धीरे से मुस्कुराई और फिर कहा कि हमारे घर का माहौल अलग है, हमें लड़कों से दोस्ती करने की या उन्हें घर पर बुलाने की इजाज़त नहीं है। अगर मेरे पिताजी नहीं हैं तो भैया हैं मेरे, और हमारे भैया की आज्ञा हमारे लिए हमारे पिताजी के समान ही है। चलें, हमें बातें करते हुए काफ़ी देर हो गई है, ज्योति ने कहा। तो फिर दोनों उठकर अंदर हॉल में आ गए। अभय ने अंदर आकर अपने पापा को अंगूठे के इशारे से डन का इशारा किया और आंखों ही आंखों में रमा जी को भी अपनी ओर से सहमति दे दी। शंकर जी और रमा जी ने मंजू जी को फौरन अपना फैसला भी बता दिया कि हमारे अभय को ज्योति पसंद है। हम लोगों की तरफ से ज्योति का रिश्ता स्वीकार है, अब आप लोग भी सोच समझकर जवाब दीजिएगा। वो लोग यह कहकर चले गए और घर में अब ज्योति और अभय के रिश्ते की बात होने लगी कि क्या सही है। मंजू जी को तो यह रिश्ता पसंद आया था, शंकर जी और रमा जी भी अच्छे लगे थे। अभय का व्यवहार भी मंजू जी को अच्छा ही लगा था। ज्योति के भैया विराट का भी यही कहना था कि अच्छे लोग हैं, एक बार जाकर उनके घर आ जाते हैं, फिर हमारी तरफ से भी हम हाँ कर देते हैं। सुजाता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उसका कहना था कि लड़के की उम्र भी थोड़ी ज़्यादा है, आगे से बाल भी कम है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी ज्योति कहाँ और वह अभय कहाँ। ऐसा सुजाता सिर्फ रिश्ते को टालने के लिए कह रही थी। क्या ज्योति की शादी अभय के साथ होगी या सुजाता अपनी चाल चलने में कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग। अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस और नो ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।